ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आया बताइए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एलिमिनेशन रिएक्शन ORM4 कर रहे थे हम लोग। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंसेंट्रेटेड H2SO4 से H+ मिलेगा और ये H+ क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा। इस OH को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा OH+, यहाँ से वाटर निकल जाएगा -H2 और आपको कार्बोकेटायन मिल जाएगा। ये कार्बोकेटायन मिला होगा आपको। देन इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा। यहाँ से जो आपको एल्कीन मिलेगा प्रोपीन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोपीन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे E1 रिएक्शन हो रहा है, HI में I- न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, मैंने आपको बताया था। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे SN1 प्रोडक्ट बनेगा, राइट। कार्बोकेटायन ये बना था, उसके बाद I- वहाँ पे अटैक कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर बताया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले OH प्रोटोनेट हुआ होगा, यहाँ से वाटर निकला, देन आपको ये कार्बोकेटायन मिला होगा। देन अभी ये कार्बोकेटायन कैसा 1-2, पहले ये क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज होगा तो 1,2-मिथाइल शिफ्ट होने के बाद इस तरह से बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। देन उसके बाद बीटा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। यहाँ पे आपके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक यहाँ से β1 और एक ये β2, राइट। तो एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा एंड सेकंड प्रोडक्ट another product will be this. Which is more stable, this is major product having more number of alpha hydrogen, this is major product, this is minor. Okay, clear? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। थर्ड क्वेश्चन में बताइए क्या प्रोडक्ट दिया आपने। थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनाया बताइए। एक ही स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, अनम्यूट करके बताइए। अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अनम्यूट करके बताइए क्या आंसर आया। आपने रिवाइज नहीं किया क्या? मैंने आपको बोला है रिवाइज करना है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज करते हैं या नहीं बताइए मुझे। नोट्स रिवाइज करते हैं क्या? अगर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा बताइए क्या प्रोडक्ट बनाया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से H+ मिलेगा, यहाँ का जो ऑक्सीजन है प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, प्रोटोनेट होकर कार्बोकेटायन बनेगा आपका। ये कार्बोकेटायन बन गया, राइट। और इसके बाद क्या होगा, HSO4 क्या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर बेस की तरह बिहेव करेगा बताइए। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, HSO4- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। मतलब ये कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा,
कौन सा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है? कार्बोकेटायन के जस्ट साइड वाला जो कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, बीटा हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, ये बीटा हाइड्रोजन, राइट। ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बीटा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करता है, राइट। तो बीटा हाइड्रोजन को जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? PHCH डबल बॉन्ड CH2 को स्टाइरिन, राइट। बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, फोर्थ फोर्थ में क्या आंसर बताया आपने? फोर्थ में आंसर बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से H+ मिला, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, और इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया तो वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपको, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। और उसके बाद अभी क्या होगा बताइए, रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, रीअरेंजमेंट होगा क्या, ये 1 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट होगा, ये बन जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, ये डिग्री में आ गया। नाउ अब बताइए यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितने डिफरेंट टाइप के हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? एक ये आपका बीटा हाइड्रोजन और एक ये बीटा हाइड्रोजन, टू प्रोडक्ट्स में बी फॉर्म, बीटा 1 और ये बीटा 2, राइट। तो यहाँ पे एक आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, which alkene is more stable, having more number of alpha hydrogen? Second, more substituted, alkene is more stable, मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये कौन सा रूल होता है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, सेकंड विल बी मेजर प्रोडक्ट? दिस रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल, दिस रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल। और अगर बल्की बेस ले लेते तो क्या होता, अगर बल्कि बेस ले लेते तो अनएक्सपेक्टेडली ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता, लेस सब्सटीट्यूटेड वाला मेजर, ऑल्दो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम है, फिर भी ये मेजर प्रोडक्ट बनता अगर आपने बल्कि बेस लिया था तो, और उसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बताइए। हाँ, अगर देखो, अगर आपका रिंग के बाहर, अगर रिंग के अंदर है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है तो इसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसको एंडोसाइक्लिक प्रोडक्ट बोलते हैं, एंडोसाइक्लिक, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक समझ में आ रहा है, क्लियर है, व्हाट इज एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक? इसी तरह से आप फिफ्थ कर लेंगे, फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपका, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्लियर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज क्विनोकोलोन रीअरेंजमेंट। क्विनोकोलोन रीअरेंजमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑल्स। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अभी इसमें क्विनोकोलोन रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन है, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ डाइऑल्स। डाइऑल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लें 2 कार्बन है और दोनों से एडजेसेंट 2 OH ग्रुप लगे हैं तो इसको डाइऑल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, डाइऑल क्या होता है, 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 OH लगे तो इसको डाइऑल बोलते हैं। अब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे डाइऑल्स का रिमूवल ऑफ वाटर है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड क्विनोकोलोन रिएरेंजमेंट। तो रिएजेंट यहाँ पे जो यूज करते हैं, रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएजेंट यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो क्विनोकोल है, क्विनोकोल का मतलब एल्कोहल, जैसा ऑल यहाँ पे आ रहा है ना, क्विनोकोल, क्विनोकोल मीन्स एल्कोहल, फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। और यहाँ पे ओन आ रहा है, क्विनोकोलोन,
टोन का मतलब होता है कीटोन, समथिंग रिलेटेड टू कीटोन। मतलब यहाँ पे अल्कोहल कीटोन में चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? इस पूरे रिएक्शन में फिनोल फिनोलोन रिएजेंट एक मेन रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब डाइऑल, डाइऑल किस में कन्वर्ट होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, कीटोन में कन्वर्ट होगा। जैसे देखिए इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऐसा है PHC PHOH COH PH, ये आपका क्या है 1,2 डाइऑल है और सेकंड कार्बन से 2 OH अटैच है तो इसको पिनोकोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पिनोकोल। 1,2 डाइऑल इज कॉल्ड पिनोकोल। अगर इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करें तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा PHCOPH। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटोन है। अब इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि डाइऑल डाइऑल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं पिनोकोलोन, पिनोकोलोन में कन्वर्ट हो रहा है। बात बात समझ में आ रहा है? जब भी हम लोग 1,2 डाइऑल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो कीटोन में करेंगे। सिंपल सी बात कैसे होगा अभी देखते हैं हम, डोंट वरी। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस सी मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें। How this 1,2 diol is converted to ketone in presence of concentrated sulfuric acid, that we are going to discuss it. Okay, so PHCPH, this is our reagent, sorry reactant, और इस रिएक्टेंट का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ H+, आपको H+ मिलेगा। और पहले स्टेप में क्या होगा आप बता सकते हैं? इस कंपाउंड के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे दिख रहा है, H+ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तलाश होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, वहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, OH का ऑक्सीजन का प्रोटॉन, एनी वन ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, आइदर दिस ऑक्सीजन और दिस है, क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक ऑक्सीजन प्रोटॉन लेके आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा PHC PHOH प्लस हो जाएगा PH, मतलब ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को डोनेट कर दे क्योंकि H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, H+ के बाद 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बताइए, मैंने आपको कई बार बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा। वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जब भी चांस मिलता है वाटर निकल जाता है, बिकॉज वाटर इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और वाटर अगर निकलने के बाद क्या होगा, PHC PHOH C+PH ये बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? अब मुझे बताना ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन से ज्यादा क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साइड में कोई ऐसा एटम है, ऐसा बताया था मैंने, सपोज ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल और बी के पास लोन पेयर है, दिस इज द वेरी स्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, बताया था मैंने, राइट? मतलब सपोज मान लो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बहुत ही स्टेबल सिचुएशन होता है, वेरी स्टेबल सिचुएशन। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मींस फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक एटम के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक एटम के पास कमी है, दूसरे एटम के पास ज्यादा है, तो क्या होगा, डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो डायरेक्ट क्या होगा, सप्लाई, ऑक्सीजन डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा और कार्बन को स्टेबलाइज कर देगा। तो क्या यहाँ पे इससे भी ज्यादा स्टेबल सिचुएशन हो सकती है, बताइए? ये बैक बॉन्डिंग जो होता है वो बेंजीन, अगर कार्बन कार्बोकेटायन से दो बेंजीन अटैच है उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं?
रीअरेंजमेंट होगा, बैक बॉन्डिंग को अचीव करने के लिए रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो अगर यहाँ से एक पीएच शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट कैसा होता है, 1 2 शिफ्ट होता है हमेशा, मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो साइड वाले एटम से ही शिफ्ट होता है। इसको बोलते हैं 1 2 1, 2 पीएच माइनस शिफ्ट, पीएच प्लस नहीं, पीएच माइनस शिफ्ट। अगर पीएच प्लस जाएगा, ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पीएच प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पीएच प्लस क्या करने के लिए जाएगा वहाँ पे, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पीएच माइनस जाएगा, पीएच माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, पीएच माइनस आएगा। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो, मान लें कार्बन पीएच का, और पीएच माइनस यहाँ पे जा रहा है, तो इस 2 नंबर पे क्या है, कौन सा चार्ज आएगा, 2 नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा, और पीएच माइनस 2 से 1 पे चला गया, तो माइनस पीएच माइनस, यहाँ से ये माइनस हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने आपको बताया था एक के ऊपर माइनस, दूसरे के ऊपर प्लस होता है। अब पीएच माइनस यहाँ से इधर गया, तो 1 नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात समझ में। अब इसमें प्रॉफिट क्या है, ऐसा रिअरेंज होगा, प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, कि ओ OH क्या करेगा अपना, प्लस एन करेगा, प्लस एन करेगा या बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग आपका, वो तो स्टेबल सिचुएशन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस हो जाएगा सी पी एच पी एच पी एच। इसके बाद क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, हो जाएगा पी एच सी ओ सी पी एच पी एच पी एच। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो गया, डाइऑल कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए एक बार चेक कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड पिनोकुलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू कैन सी हियर दैट डाइऑल का अगर रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पिनोकुलोन बोलते हैं। ओके, ओन ओन मीन्स कीटोन। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल में एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो सपोज हमने 2 मोल्स ऑफ पी एच सी एम ई ओ एच सी एम ई पी एच ओ एच, तो 2 मोल्स लिया, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या, आपको प्रोडक्ट बताना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। कैन यू टेल मी लुकली प्रोडक्ट, बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सर यहाँ पे 2 मोल्स नहीं है, 1 मोल, बाय मिस्टेक मैंने 2 मोल्स लिखा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन किसी भी का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट होके और वाटर निकल जाएगा, इतनी बात समझ में आती है क्या, प्रोटोनेट होगा और वाटर निकाल दो, डायरेक्ट निकाल देता हूँ वाटर, डायरेक्ट वाटर निकाल देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा पी एच सी सी एच थ्री ओ एच। आप लोग ट्राई कर रहे हैं रफ पेपर पे, मैंने आपको बोला कि साथ में ट्राई करना है, रफ पेपर पे ट्राई कर रहे हैं क्या, वाटर निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब क्या होगा, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई एक आपका ग्रुप माइग्रेट करेगा। अच्छा, अब इसमें आपको ध्यान देना कि यहाँ पे मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिख देता हूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेशन सबसे इजी माइग्रेशन पीएच माइनस का होता है, क्योंकि पीएच माइनस क्या होता है, फ्लैट होता है, ये आपको मेमोराइज करना है, पीएच माइनस क्या होता है,
तो फिनाइल रिंग होता है वो क्या होता है, प्लानर होता है, तो सबसे इजी माइग्रेशन पीएच माइनस का होता है। देन इसके बाद जो आपका है CH3 माइनस, CH3 माइनस का माइग्रेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कंपेरेटिव पीएच माइनस, क्योंकि CH3 माइनस सबसे ज़्यादा बल्कि होता है। बात समझ आ रहा है, इसमें CH3 माइनस और पीएच माइनस में अगर यहाँ से CH3 माइनस जाएगा तो पीएच के ऊपर यहाँ पे आएगा आपका, कौन माइग्रेट करेगा, CH3 माइनस माइग्रेट करेगा या पीएच माइग्रेट करेगा, CH3 माइनस माइग्रेट करेगा, राइट। यहाँ पे CH3 माइनस माइग्रेट करेगा तो इसको बोलेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to CH3 माइनस मिथाइल शिफ्ट होगा। 1 to मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ये बनेगा, अपनी बात समझ में आ रही। अगर देखिए यहाँ पे पीएच शिफ्ट हुआ होता, अगर यहाँ से पीएच शिफ्ट होता, सर यहाँ पे पीएच शिफ्ट होगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, पीएच ही शिफ्ट होगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पीएच शिफ्ट करा लीजिए, जो पीएच का माइग्रेटरी एटीट्यूड ज़्यादा फ्लैट है ना, तो पीएच शिफ्ट करा दो आप, तो पीएच माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पे, पीएच माइनस शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH आ जाएगा, और इधर आपका पीएच। ओके, अब यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग का केस अगेन, ये बैक बॉन्डिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा, CH3, बाद में H प्लस निकल जाएगा, CH3 CH CH3 PH PH बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, बताइए। पीएच माइनस क्या है, प्लानर है। CH3 क्या है, sp3 एल्डिहाइड होता है, बल्कि है, इसलिए पीएच माइनस का शिफ्ट कराया हमने। ओके, कोई प्रॉब्लम है बताइए। नेक्स्ट सपोज ऐसा है PHCNE OH COH NE इसका रिएक्शन हमने काउंट H2SO4 से किया है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कैसा है आप, अनसिमेट्रिकल है तो कौन से OH का प्रोटोनेशन होगा, कार्बन 1 और कार्बन 2, अनसिमेट्रिकल है ना, तो उस OH का प्रोटोनेशन होगा जिससे कार्बोकेटायन जब बने तो ज़्यादा स्टेबल बने। तो कौन से OH का प्रोटोनेशन हो तो ज़्यादा कार्बो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, कौन से OH का प्रोटोनेशन हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा 2। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटोनेशन होगा वो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो 2 का होगा। बात समझ में आ रही है, अगर कार्ब ऑक्सीजन जो कार्बन 1 से अटैच है उसका प्रोटोनेशन होता तो यहाँ मिथाइल मिथाइल लगे, यहाँ पे पीएच की वजह से पीएच रेजोनेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है, तो कार्बन 1 वाले OH का प्रोटोनेशन क्यों नहीं हुआ, अभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए। मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो PHCNE, ME, C+, ME, OH हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करेगा और बाद में H प्लस निकल जाएगा। इसीलिए डिफाइन है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बताइए। ओके, अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आप बता रहा हूँ। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए लिखिए। बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कुछ आइडिया बताएंगे? कुछ आइडिया बताएंगे इसमें? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बताइए। कार्बन 1 का प्रोटोनेशन होगा या कार्बन 2 का? कार्बन 1 का प्रोटोनेशन होगा, कार्बन 2 का? कार्बन 1 का। क्यों कार्बन 1 का होगा? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, कार्बन 1 का होगा, क्योंकि जब कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग एक्सपैंड हो सकता है। रिंग नहीं नहीं, रिंग एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो जरूरी क्या है हमारे फॉरवर्ड रिंग जो स्ट्रेन है उसको लेस स्ट्रेन किया जाए, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जब कार्बन 1 प्रोटोनेट होगा तो ऐसा कुछ आएगा, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, तो ये 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये हिंट बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले कार्बन 1 प्रोटोनेट होगा, वहां से वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद आपका रिंग एक्सपेंशन करा देंगे। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा रिंग एक्सपेंड होगा, सॉरी कौन सा प्रोटोनेशन होगा? 2 का प्रोटोनेशन। 2 का प्रोटोनेशन इसलिए होगा तो दैट लेफ्ट साइड वाला रिंग क्या हो जाए, इस तरह से रिंग के बाहर जब चार्ज होता है तो 5 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो सकता है। तो अभी हमारे लिए जरूरी क्या है, 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन होना। तो 5 मेंबर रिंग का भी एक्सपेंड हो सकता है, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक्सपेंशन नहीं होता है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब कार्बन 2 का प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे 1 2 मान लो, यहाँ पे C2 का प्रोटोनेशन होगा, और इधर भी, इधर किसका प्रोटोनेशन होगा, C1 का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? और दोनों ही केसेस में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ रिंग होगा। तो आप ये ट्राई करना, नहीं आता हो तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो E1 रिएक्शन ओके आपने किया क्या? हो गया? तो E1 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बताया था E2 रिएक्शन में पढ़ना है। E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? 2 का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। तो E2 रिएक्शन जो होता है, इट इज लाइक SN2 रिएक्शन, लाइक SN2 रिएक्शन बनाने, SN2 रिएक्शन के जैसा होता है, लाइक E1 रिएक्शन SN1 की तरह से होता है। तो इसको हम लोग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया इधर H है और इधर X है, और इस पर हमने कोई एक रिएजेंट ऐड किया, और यहाँ से एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से X अगर यहाँ से निकल गया, HX निकल गया, तो ये बन जाएगा एल्कीन टू कंप्लीट द वैलेंसी। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकलना। बात समझ में आ रहा है, व्हाट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन? अगर किसी रिएक्टेंट को किसी रिएजेंट के स्पेसिफिक रिएजेंट से ट्रीट किया, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन निकल गया एडजेसेंट कार्बन से, इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन।
E2 रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मुझे बताया, मैंने अभी बोला लाइक SN2, तो ये कितने स्टेप्स में होगा? E1 तो 2 स्टेप में हो रहा था, E2 कितने स्टेप में होगा? 1 स्टेप में होगा, लाइक SN2 है। तो इसमें देखिए, इसमें जो रिएक्शन होता है, जनरल रिएक्शन दिस मैकेनिज्म, रिएक्शन इस तरह से था, RCHH हमने ये लिया है, और इसका रिएक्शन हमने किस टाइप का बेस होना चाहिए बताइए E2 रिएक्शन के लिए? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। रिएजेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक SN2 में क्या बोला था मैंने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यहाँ पे एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन कौन कराता है? बेस कराता है या न्यूक्लियोफाइल कराता है? एलिमिनेशन बेस कराता है, और सब्सटीट्यूशन कौन कराता है? न्यूक्लियोफाइल कराता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। मान लिया हमारे पास कोई B माइनस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? कौन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है? ध्यान देना, कौन से हाइड्रोजन को? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है? हेलोजन से अटैच, हेलोजन से अटैच जो पहला कार्बन होता है, हेलोजन से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और हेलोजन से अटैच जो सेकंड कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हेलोजन से अटैच, मान लो यहाँ पे बी आ रहा है, तो हेलोजन से अटैच फर्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, सेकंड को बीटा बोलते हैं, और बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जो बेस होता है वो बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस एक्सट्रैक्ट्स बीटा हाइड्रोजन, हमेशा बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। यहाँ से जब मान लिया बी माइनस था, बेस कोई भी हो सकता है, ऐसा मान लो, जैसे मान लिया आइसल्फेट आयन है प्लस, ठीक है, तो बेस है वो H माइनस ही मान लीजिए, इसमें H प्लस को निकाल लिया, H प्लस को यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ से अगर X माइनस निकाल जाए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? इधर प्लस था और इधर, सॉरी, यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आया, और यहाँ से X माइनस निकल गया तो इधर प्लस आया, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको कैसा रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, देखिए, बेस H प्लस पे अटैक करेगा, H प्लस को ले जाएगा अपने साथ, BH बना देगा, BH बना लेगा, और इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये H जो बॉन्ड है इधर जाएगा, और X यहाँ से, X को यहाँ से किक आउट कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो बेस था वो BH बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बेस यहाँ से H प्लस को ले गया, BH बन गया, H प्लस को ले गया, इधर माइनस चार्ज आया, यहाँ से X माइनस निकला होगा तो इधर प्लस चार्ज, माइनस प्लस डबल बॉन्ड, बात समझ में आ रहा है? एल्कीन बनता है। इसका मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, और फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन होता है, एल्कीन। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या सिचुएशन होगी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या सिचुएशन होगी? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TS, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इट इज ट्रांजिशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या सिचुएशन होगी, इस तरह से मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देखिए क्या हो रहा होगा, RCH, तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है? तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा होगा, क्योंकि इसको अल्टीमेटली निकालना है। जब B माइनस ने इस पर अटैक किया तो B और H के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, बी और एच के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होने की तैयारी हो रही है। CH2 और कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या हो रहा होगा? बॉन्ड वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, तो बाद में निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब B माइनस ने H पे अटैक किया तो B और H के साथ बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है, बी और एच के साथ बॉन्ड बनने की तैयारी, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, बॉन्ड बन गया BH। और इधर क्या हो रहा होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, बाद में ब्रेक हो जाता है। इधर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने की तैयारी होगी,
स्लोली स्लोली बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये कंप्लीट बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट। कार्बन हेलोजन के साथ क्या सिचुएशन होगा, ये इधर देखिए आप, कार्बन हेलोजन के साथ ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, टाइम के साथ वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, फिर बाद में निकल जाएगा। आप समझ में आ गए ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की सिचुएशन कैसी होगी, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या निकला हमारा, H और X निकला, अल्फा कार्बन से X और बीटा कार्बन से H निकला, HX निकला। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस रिएक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है E2 रिएक्शन की, E2 रिएक्शन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि H एंड X, नोट, H एंड X should be anti-periplanar, anti-periplanar। एंटी-पेरीप्लेनर का मतलब क्या होता है कि H और X 180 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो 180 डिग्री पे होना चाहिए। अभी क्या करेगा कि B जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इस X के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग के पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो जब B H पे अटैक करेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा और X यहाँ से बाहर निकाल देगा, राइट। तो E2 रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, E2 रिएक्शन कब होता है, अगर H और X क्या है 180 डिग्री पे होने चाहिए, अगर सेम डायरेक्शन में H और X है, सपोज इस तरह से H और X सेम, अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इतना अगर रोल नहीं दिखता है, जब कायरल होगा ना तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस। अभी बात समझिए कि H और X अगर सेम डायरेक्शन में है तो E2 रिएक्शन नहीं होता है। E2 रिएक्शन कब होगा, जब H और X दोनों 180 डिग्री को, इसके क्या होता है प्रॉफिट होता है, मतलब बी ने H पे अटैक किया और ये पीछे से यहाँ से क्या करेगा, अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वीक होता है, जल्दी से X यहाँ से किक आउट हो जाएगा। बात समझ में, इज इट क्लियर। तो H और X 180 डिग्री पे होने चाहिए, तभी यहाँ पे एलिमिनेशन होगा 180 डिग्री। अगर एक का ओरिएंटेशन नीचे की तरफ, दूसरे का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एंटी, एंटी मींस 180 डिग्री, पेरीप्लेनर, पेरीप्लेनर मींस सेम प्लेन में होना चाहिए, H और X सेम प्लेन में तो होना चाहिए बट 180 डिग्री पे होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप, पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है बहुत ही सिंपल है, अगर मैं वन लाइन में बताऊं तो E2 रिएक्शन SN2 के जैसा होता है, वन स्टेप में होता है। वहां पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेस यूज करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, H और X 180 डिग्री पे होने चाहिए। B ने H पे अटैक किया, इसने पीछे से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो X यहाँ से किक आउट करेगा, तो H और X फाइनली निकल रहा है, एक कार्बन से H निकल रहा है, दूसरे कार्बन से X निकल रहा है, HX निकल गया, एल्कीन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन पासेस थ्रू, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बन रहा है बताइए मुझे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट अलग होता है, ट्रांजिशन स्टेट अलग होता है। इंटरमीडिएट पे पक्का वाला चार्ज होता है, पक्का वाला पॉजिटिव चार्ज, पक्का वाला नेगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ बन रहा है जिसमें पक्का वाला पॉजिटिव चार्ज और पक्का वाला नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको कोई, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ध्यान देना। E2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कोई कार्बोकेटायन कार्बन आयन नहीं बनता, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है, कार्बोकेटायन बनने का मौका ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच anti-periplanar conformation is must. Anti-periplanar conformation is must. That means H and X, that is H and X should be at 180 degree.
H and H should be at 180 degree. At 180. Now थर्ड हम लोग रिएजेंट देखेंगे कि किस टाइप का रिएजेंट यहाँ पे यूज करना है। तो रिएजेंट कैसा यूज करना मैंने आपको बता दिया। E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, सो दैट एक ही स्टेप में करा दे। अगर वीक होगा तो वेट करेगा साल के टाइम का। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आते हैं? आर माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और OH माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अभी थोड़ा सा लैग हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है? देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, OH माइनस। ये क्या है? सबसे अच्छा बेस क्या होगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज जो बेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस इज RO माइनस। एल्कोहल RO माइनस मतलब लाइक CH3O माइनस या C2H5O माइनस, ये हम लोग यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन से करेक्ट कर लो। क्वेश्चन ले लेते हैं CH3CH2 CHBr, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से करा, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे बताइए कि इधर तो अभी कोई वगैरह तो है नहीं, बेस मतलब बताइए मुझे कितना बन सकता है? बताइए मुझे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे? हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड हियर? आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है? हमारे ये आपका डायरेक्ट अल्फा हो गया, बीटा 2 हो गया, दो बीटा 2 बीटा। इसमें बेस आएगा, बेस आपका कर ले रहे हैं तो बी माइनस, ठीक है। बेस को क्या कर दिया हमने? एक मिनट है, एक मिनट, वेट वेट, अभी नहीं हो रहा होगा लाइट, अब लाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। बेस को हमने बी माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो बेस या तो बीटा 1 हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या बीटा 2 हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बेस ने बीटा 1 हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया तो CH3, ये क्या होगा? बी माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये H यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला जो H है, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, H और Br 180 डिग्री पे निकल जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। और अगर बेस में बीटा 2 हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बनेगा। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ये बात?
आज समझ में आती है क्या यहाँ पे, बताइए मुझे। हाँ देखो, बेस क्या करे, यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है ये समझ में आ रहा है बात आपको? हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन आर देयर? देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन, देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जिस कार्बन से बी आर अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं। एक इस साइड में बीटा हाइड्रोजन है और एक इस साइड में बीटा, दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। क्योंकि आप इस साइड में भी 2 नंबर पे एक हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 नंबर पे एक हाइड्रोजन, लेफ्ट और राइट, और दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में है। हम लोग बोलेंगे 2 बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1 बीटा 2। अब अगर बेस ने अगर बीटा 1 को एक्सट्रैक्ट किया है, ये आपका बेस है, बेस ने अगर बीटा 1 को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से क्या होगा, H और Br निकल जाएगा, और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और अगर बेस ने ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से आएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा, मतलब H और Br इधर से निकलेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बनेगा। आसान में आ गया बात? अरे देखो बहुत ही सिंपल है, ऐसे देखते हैं। तो ऐसा है, देखो इधर जैसे कार्बन के पास Br है ना, तो इस साइड में एक है, इस साइड में ऐसे, तो अगर ऐसा एक, तो ये पॉसिबिलिटी H इधर से निकल जाए, H एक ये पॉसिबिलिटी इधर से निकल जाती है, CH2 C डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, H2 निकल जाए और Br निकल जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब समझ में आया कि नहीं? एक कार्बन से H निकालना है, दूसरे कार्बन से Br निकालना है, या तो इधर से निकल सकता है या तो इस साइड से Br निकल सकता है, या फिर इस साइड से Br निकल सकता है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बताइए, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? हेलो गाइस, आ रहे हैं क्या आप सभी को? टोटल प्रोडक्ट होंगे 3। ठीक है, ऐसे होंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिस और ट्रांस दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग जीआई। अगर इंक्लूडिंग जीआई पूछेगा तो कितना आंसर आएगा? 2 एल्कीन है, क्या ये वाला एल्कीन जीआई बनाएगा? क्या ये वाला एल्कीन जीआई बनाएगा? लेफ्ट वाला एल्कीन ये जीआई बनाएगा? टर्मिनल है, नहीं, ये जीआई नहीं बनाएगा। राइट वाला जीआई बनाएगा, मतलब दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस और ट्रांस। सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन दोनों अलग अलग होते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझ में आ गया सर? ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये आपका एक सिस एल्कीन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किया E2O-, ETO-, हीट, ETO-। और अभी मैंने बताया था ETO- कैसा बेस होता है, देखो इधर लिखा है मैंने, ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि RO- स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि E1 में अलग प्रोडक्ट बनता है, E2 में अलग प्रोडक्ट बनता है, तो आपको रिएजेंट देख के पहचानना होगा। जैसे SN1 SN2 में सॉल्वेंट देख के पहचान रहे हैं, पोलर प्रोटिक है तो SN1, पोलर अप्रोटिक है तो SN। इसमें क्या होगा, बेस का नेचर देख के पहचानेंगे। तो RO- जो होता है एल्कोक्साइड आयन, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस E2 कराता है। तो यहाँ पे ETO- है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 कराएगा। ठीक, बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो E2 में क्या होता है, E2 रिएक्शन में क्या होता है,
डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, मतलब एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से क्या निकलता है, Br निकलता है। तो HBr का रिमूवल होगा, एक कार्बन से H निकलेगा और दूसरे कार्बन से X निकलेगा, Br। HBr निकलेगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है। बट मैंने क्या बताया था, E2 रिएक्शन में जो मेन जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि H और Br 180 डिग्री पे होना चाहिए, ये बताया था मैंने। मतलब अगर ऐसा है, अगर एक H ऊपर है तो दूसरा Br कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा ओरिएंटेशन है H और Br दोनों, अगर यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा, नो E2, बात समझ में आ रहे हैं। अगर H ऊपर है, H का ओरिएंटेशन ऊपर, तो Br का ओरिएंटेशन नीचे होना चाहिए। तभी जब बेस यहाँ पे H पे अटैक करता है तो ये क्या होता है, बैक साइड से यहाँ पे अटैक करता है, Br को किक आउट कर देता है, Br को लात मार के बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है नहीं, मतलब क्या है, ये 180 डिग्री पे होना चाहिए। 180 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है, पीछे से धक्का देगा ये तो बाहर निकल जाएगा। अगर सेम साइड में है तो रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, क्या एच एंड बी आर जो एडजेसेंट कार्बन से अटैच है 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, बताइए। बी आर तो अप साइड में है, क्या एडजेसेंट कार्बन से जो एच है वो ये अप साइड में है, और ये आपका क्या है, डैश पे है, मतलब डाउन साइड में है। So is it anti-periplanar condition here? Reactant molecule is in anti-periplanar. Yes. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो इथॉक्साइड आयन है, देखो ऐसा समझते हैं इसको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो, बी आर अप साइड में, एच नीचे है, और यहाँ पे एडिशन कार्बन से जो एच है वो नीचे है और मिथाइल ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेस है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्लियर, ठीक है। आप समझ में आ रहा है। अब देखो बेस, बेस कहाँ पे अटैक करेगा, तो बेस है ETO माइनस, ETO माइनस बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पीछे से Br को बाहर निकाल देगा, पीछे से क्या करेगा, पुश करेगा, Br को पुश कर दिया और Br वहां से बाहर निकाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस HBr हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन था पहले sp3 था, अब sp3 से sp2 हो गया, ये जो मिथाइल है अब कहाँ पे आ जाएगा, रिंग के प्लेन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले sp था तो ऊपर नीचे कर सकते थे मिथाइल, बट जब sp2 हो गया तो रिंग के प्लेन में आ गया, मतलब जिस प्लेन में आपका ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसी प्लेन में आ गया CH3 आप, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस देखते हैं, H और यहाँ पे क्या होगा, H एंड N, ETO minus and E. What will be product here? First of all, which type of reaction it is? ETO minus, ETO minus is a strong base और हीट भी दिया हुआ है। तो हीट जब भी करते हैं तो जनरली एलिमिनेशन होता है, हीटिंग के केस हीट हीट करते हैं तो कुछ एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एलिमिनेशन होता है। तो कैसा रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, ET होना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे अगर ऊपर वाले केस में देखें तो ऊपर वाले केस में यहाँ पे Br ऊपर था और H नीचे था, मतलब ये क्या है आपका एंटी H एंड Br एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर जो कि E2 के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, क्या यहाँ पे H और Br, Br यहाँ पे देखिए
अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा बी आर अप साइड में एबव द प्लेन है, और एडजेसेंट वाले कार्बन से जो एच है वो भी अप साइड में, तो इज इट एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन? एच एंड बी आर नॉट एंटी पेरिप्लेनर, मतलब एच एंड बी आर 180 डिग्री पे नहीं है। तो जब बेस अटैक करेगा तो क्या बैक साइड से पुश कर पाएगा? बैक साइड से नहीं पुश कर पाएगा, तो दोनों सेम साइड में, और सामने से हिम्मत की पीछे से पुश करता है। बात समझ में आ रहा है? सामने से पुश करने की हिम्मत नहीं रहती बी आर को। बात समझ में आ रही है? बैक साइड तो है नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? नो रिएक्शन, यस, बिकॉज एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे कोई और तरीके का रिएक्शन नहीं हो सकता? और तरीके मतलब कौन सा रिएक्शन? हाँ, एक और देखो, ऐसा जैसे मान लिया अगर ऐसा है कि इधर बी आर आपका अप साइड में है, इसके जस्ट साइड में जो कार्बन है, क्या उससे कोई एच है? उससे भी कोई एच नहीं है। अगर ये दो मिथाइल ग्रुप नहीं होते तो हो जाता रिएक्शन, उसमें कोई इश्यू नहीं अगर मैं ऐसा करूं। सर E1 भी नहीं हो सकता? इवन कैसे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया ना, E2O माइनस लिया यहाँ पे, तो इवन नहीं होगा। E2O मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, अगर ऐसे होता तो क्या रिएक्शन होता? यहाँ पे क्या रिएक्शन होता? यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी आर अप साइड में है, ये वाले कार्बन से देखिए 1 2, ये वाले कार्बन से तो है नहीं कोई 180 डिग्री पे, बट ये वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन होंगे, और दोनों हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा। डू यू एग्री विद दिस? एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा, तो जो हाइड्रोजन नीचे होगा उसको टारगेट करेगा, जो हाइड्रोजन नीचे होगा उसको टारगेट करेगा। तो यहाँ से बी आर, यहाँ से बी आर, और इधर से एच, इधर से एच, और यहाँ से बी आर, ये एच बी आर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट, बट ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको। क्या समझ में आ रहा है बात? इधर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन था? हेलो स्टूडेंट, वाइस आ रहे हैं आप सभी को? कोई लैग वगैरह है? पहले क्वेश्चन में ये वाले नहीं, ये वाले कार्बन से है, मतलब बी आर के इस साइड में अगर देखें तो भी उससे कोई हाइड्रोजन 180 डिग्री पे नहीं है। इस साइड में देखें तो इस कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही CH3 अटैच है। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ CH3 नहीं होता, कुछ भी नहीं दिया होता, दो हाइड्रोजन होते, इसमें से एक हाइड्रोजन नीचे होता तो HBr निकल के यहाँ पे थोड़े बन जाते। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए मुझे। हाँ, तो आपने होमवर्क कहाँ तक सॉल्व कर लिया है? आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा आपका। बात समझ में आ रहा है आपको? तो आप होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है आपका ORM4 एक्सरसाइज 1 2 3 E1 एंड E2। E1 एंड E2 पे जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग E1 CV पढ़ेंगे, लास्ट जो ORM4 का लास्ट टॉपिक है E1 CV रिएक्शन, और E1 CV के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस।